अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज हम जो नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वुदरिंग हाइट्स। एमिली ब्रॉन्टे का यह शोरा आफाक नॉवल पिछले 150 साल से ना सिर्फ लगातार बिकता चला जा रहा है बल्कि डिस्कस भी होता है, और इसकी पसंद में, इसकी मकबूलियत में कोई कमी वाकई नहीं हुई। मैं इसका वन लाइनर इंतहाई इख्तिसार के साथ बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं 3 किरदारों के साथ। एक तो मेरे दाएं जानिब बैठी हैं एमिली ब्रॉन्टे, जो इस लाजवाल कहानी की मुसन्निफा है। उनके साथ बैठे हैं हिथक्लिफ। हिथक्लिफ इस किताब के हीरो भी हैं और विलन भी, और दुम्बे भी। और उनके हमरा तशरीफ रखती हैं कैथरीन। कैथरीन जो इस किताब की एक खामोश सी, मौहूम सी, मौसूम सी हेरोइन थी। वो क्यों सर? इसलिए कि वो बेचारी वो कुछ नहीं कर सकी जिंदगी में जो करना चाहती थी, और उसे वो कुछ करना पड़ गया जो वो नहीं करना चाहती थी। अच्छा जनाब, चलते हैं राइटर की तरफ। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया। आप बोलती कैसे? ये राइटर है सर? जी, ये राइटर हैं, और लगातार बेचारी तमाम उम्र बीमार रही। हुण भी बीमार ही है। पहले इन्हें टाइफाइड हो गया, उसके बाद फिर टीबी के मर्ज में मुब्तला हुई, वालिदैन इनके कैंसर से वफात पा गए, और ये इंतहाई नहीफो नजार होकर बुरे हालों में फौत हो गए। ये फौत होने तो बाद भी 4-5 घंटे खंगती रही है। अच्छा जी, हिथक्लिफ साहब से बात करते हैं। क्या हाल है आपका? तुसी सुनाओ भाई जी, ठीक ठाक हो? यार आपका ये भाई जी चेंज क्यों नहीं होता? एक तो बेड़ा गर्क होवे, वो क्यों? इन्हें मैंने एहो जिहा हीरो बना दिता है। अच्छा, ना मैं हीरो हाँ, ना मैं विलन हाँ, ना मैं प्यो हाँ, ना मैं पुत्र हाँ, ना मैं बंदा ते ना मैं औरत हाँ। अच्छा जनाब, ये बताइए। ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, मैं हीरो ना कोई साग लेके नहीं आई। ए मेरी कहानी दी हीरोइन है। हाँ जी। इन्हें बेड़े गर्क ही कीते हुए ने। मैंने ये नहीं समझ आती ये नॉवल विक क्यों रहा है। ना 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 ना, इससे ज्यादा डिप्रेसिंग कहानी, इससे ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी शायद ही आपने कभी पढ़ी हो, और इसका तर्जुमा उर्दू में भी हो चुका है, इश्क़े बला खेज की दास्तान कर्बनाक। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਵਲ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਹੈ। नहीं नहीं नहीं, 350 सफ़े का नॉवल होगा। ਹਾਏ 350 ਸਫਾ ਤੁਹਾਡੇ से कुछ हैगा ही नहीं। फिर तुमने वॉर एंड पीस नहीं देखा? वॉर एंड पीस पढ़ने के साथ साथ मारने के काम भी आता है। तो सर इनकी सारी फैमिली ही बीमार रही है। प्यो इधरों कैंसर आई, मां इधरों कैंसर आई, लगता घर नहीं हस्पताल है। हर कमरे च खंघ दी आवाज आती है। अच्छा इन्हें घर एक गल पूछते मेरी दवाई के लिए चुकी है। आप मेरे नावल के बारे में बात करें ना। अच्छा इन्हें घर कोई रोंदा सी ना समझे कि फौतगी हो गई है। अच्छा, इसकी बहन शार्लेट ब्रॉन्टे भी टीबी की वजह से ही फौत हुई। अच्छा मेडिकल स्टोर ने तू बहुत दूर सी उन्हें नेड़े ले आंदा इन्होंने, और जब सारे मरे ना वो फिर वापस चला गया बड़ा मायूस होके, तो सारे ही मर गए ने। सर शार्लेट ब्रॉन्टे भी राइटर थी? शार्लेट ब्रॉन्टे तो बड़ी ही लाजवाब राइटर थी। सच पूछें तो मुझे उसका काम इससे ज्यादा पसंद था। जेन एयर, जिसे जेन आयर भी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत नॉवल। ये यॉर्कशायर की बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी, सारी बहनें राइटर्स थी, और बहनों की सपोर्ट पर यह मौसूफा बड़ी देर जिंदा रही है, वरना खुद बेकार थी। पहली कहानी इनकी बुरी तरह पिटी, सुपर फ्लॉप नॉवल था, लेकिन कहते हैं कि ये कहानी इन्होंने शार्लेट ब्रॉन्टे की मदद से लिखी। मदद हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई आपको लिखने में मदद दे, उसकी प्लॉटिंग, उसकी कैरेक्टराइजेशन, यही असल कमाल होता है। इसमें आपका आधा काम हो जाता है अगर आप कैरेक्टराइजेशन अच्छी कर लें। तो उसका हाथ चूंकि बहुत खुला था इस मामले में, और मैं समझता हूं एज अ राइटर वो ज्यादा दिलकश थी। तो यही वजह है कि किस्मत इसकी अच्छी कि इसका नॉवल शोहरत दवाम ले गया। आज भी जितना बड़ा नॉवल वुदरिंग हाइट्स समझा जाता है, शायद जेन एयर भी नहीं। तो सर वुदरिंग हाइट्स किसी जगह का नाम है? ये फार्म हाउस होता है, एक घर है वुदरिंग हाइट्स, बहुत खूबसूरत, और उसी की कहानी है, और बड़ी कर्बनाक कहानी इसलिए कि इसमें डिप्रेशन बहुत है। अब उसका मालिक वुदरिंग हाइट्स का मकीन, अर्नशॉ उसका नाम, उसके बच्चे हैं 2,
एक कैथरीन ये, और दूसरा हेंडले इसका भाई, वो एक बड़ा कैलस सा, एक मीन और कमीना सा इंसान होता है। तो ये फैमिली एक मर्तबा लिवरपूल जाते हैं सैर सपाटा करने, तो वहां बड़ी कस्मा पुरसी में एक यतीम बच्चा अर्न शॉ को मिलता है, वो इसे अडॉप्ट करता है और ले आता है कि और कुछ नहीं तो फार्म हाउस पे काम ही करेगा। तो ये बड़े अच्छे अंदाज में रहने लगता है। कैथी इससे बड़ी मोहब्बत करती है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक अजीब सा ताल्लुक, प्यार डेवलप होने लगता है। तो बदनसीबी इस पूरे खानदान की कि अर्न शॉ का इंतकाल होते ही हेंडले उसका बेटा मालिक बन बैठा। उसने खत तनसीख लगा दी कि ये घर के अंदर नहीं आएगा, ये काम ही करेगा, ये मजदूरी करेगा, ये मुफ्त की नहीं खा सकता, काम करेगा तो खाएगा, और इसका स्टेटस एक मजदूर से ज्यादा नहीं है। जबकि उसे पता था कि मेरी बहन इसमें दिलचस्पी लेती है। चुनांचे उन्हीं दिनों एक और फैमिली लिंटन्स वो एंटर होते हैं और लिंटन्स के एक नौजवान के साथ कैथरीन की शादी कर दी जाती है। हाय हाय। तो जो मजदूरी करता वो बेचारा सिर्फ मजदूरी करता रह गया। मैं इस पे बड़ा हैरान होता हूं कि जितना वो सख्त जान और दलेर कैरेक्टर था, उसे उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि स्टैंड तब लेता अगर कैथरीन स्टैंड लेती। तो ये वहां से चला जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद आता है तो उसके माली हालात कदरे बेहतर हो चुके होते हैं। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपको बता रहा हूं कि उन्हीं दिनों हेंडले का बेटा मर जाता है और उस दुख में वो अल्कोहलिक हो जाता है। शराब पी पी के उसने अपना सत्यानाश कर लिया होता है। अब उसके पास ना कोई काम होता है, ना फार्म होता है, ना प्रॉपर्टी होती है। अब वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवा रखवा के पैसे ले लेके अपने दिन पूरे करता है और इंतहाई कस्मा पुरसी के आलम में मर जाता है। इसी तरह हिथक्लिफ भी, जो कि बहुत डिप्रेशन का मारा होता है, इसके अंदर एक अजीब सा इंतकाम, एक रेजिलियंस पैदा हो जाती है। और किस्सा मुख्तसर, ये जब मर जाता है तो फिर कैथी के साथ ही उसी घर में दफन हो जाता है। फिर इस नॉवल पे कोई फिल्म भी बनी है? बेशुमार इसके ऊपर सीरियल्स भी बने हैं, फिल्में भी बनी हैं। सर, इसके ऊपर सबसे बड़ी फिल्म विलियम वायलर ने बनाई। विलियम वायलर की फिल्म, लो अब ये मेरे नॉलेज में नहीं था। अब विलियम वायलर को मैं अपने हिसाब से सबसे बड़ा फिल्म मेकर समझता हूं। नहीं तो सानू का दिले बुलाया है साडे नाल भी कोई गल करो ना जनाब। अच्छा जी, आपने क्या सोचकर ये कैरेक्टराइजेशन की? इस बेचारे को आपने इस कदर महरूम क्यों रखा? असल में जब मैं छोटी थी ना तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, मैं सिर्फ रिसीविंग एंड पे होती थी। इस टाइम तो बहुत बड़ी है, पहले बहुत छोटी जी होती सी। अच्छा, तो फिर बस फिर उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता रहता था कि सबके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। हुण तुहानू कुल्फी मंगा के देनी पैनी है। मैं कोई देर नावल का हीरो नहीं है, मैं मजदूर टाइप बंदा। इन्हें तो शुरू तो मैंने काम पे लाता, यानी अपने कैरेक्टर को काम पे लगा दिया। हाँ जी। ये नावल च दवाइयां भी ले आंदा रहे, किसके लिए? राइटर के लिए। और साडी किताब दुकानों तो नहीं मिलती, मेडिकल स्टोर तो मिलती है। अच्छा यार तुम बताओ। मैं की दसा जनाब, इहदा बेड़ा गर्क जाए, इन्हें सारी अपनी महरूमियत का बदला मेरे को लिया है। बाकी लगता यही है। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਪਾਈਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ। ਕੈਥੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਣੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। असल में इस कहानी के 3 मेजर कैरेक्टर्स और तीनों मेजर विक्टिम्स हैं। वो कैसे सर? मसलन अर्नशॉ का बेटा हेंडले, वो अपनी बदइखलाकी का शिकार हुआ और अंदर ही अंदर जलता हुआ मर गया। हिथक्लिफ अपनी बदमिजाजी का शिकार हुआ, इसका भी यही अंजाम हुआ। और ये जो हेरोइन होते होते बाल बाल बची, ये अपनी बदनीति का शिकार हुई। ਵੀਰੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ? मैं किथों बदनीति होगी? मेरा की देख लिया तुसी? यही मैं अर्ज कर रहा हूं, तुम्हारा क्या देख लिया है कि तुम प्यार की पींगे उस बेचारे के साथ चढ़ाती रही, हाँ जी। फिर यकायक वो तुम्हें गंवार, अनघड़, अनकूथ लगने लगा। इसी गल तो मैं हैरान होया भाई, इन अखा फेरिया इन्हें भाई। अन्नी दी तू लखनऊ दी है।
नहीं, तुम्हारे मुकाबले में तो वो लखनऊ की थी। इसका मिलान ज्यादातर लिंटन्स की तरफ होने लगा। उसका बेटा एडगर, वो इसे ले उड़ा, बल्कि सच पूछे तो ये उसे ले उड़ी। दोनों का अंजाम दर्दनाक हुआ। दोनों क्या बेटी पैदा हुई, उसका नाम भी कैथी रखा गया, ये भी मर गई, एडगर भी फारिग हो गया, उधर हेंडले भी मर गया। तो ये सारा कुछ हेथक्लिफ के रहमो करम पे आ गया, क्योंकि उस वक्त तक ये अमीर आदमी हो चुका था। लिंटन्स ही की एक लड़की इजाबेल, उसके साथ इसकी शादी होगी, और सारे उधर भी मर गए, इधर भी मर गए। ये नावल ही मनूस है। अच्छा, इस कहानी की जो नरेटर है वो बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये फ्लैशबैक है, जिस तरह टाइटैनिक का फ्लैशबैक जी, वो अम्मा जी जो सुना रही होती हैं, वो बाद में पता चलता है केट विंसलेट ये थी। सर बेबे और देख के मैं फिर बड़ा मायूस हुआ। बड़ा उन्होंने बुढ़े छुआरे का मुंह हो गया सी। और नेली जो इसकी नरेटर है, उसने तीनों नस्लों को सर्व किया, अर्नशॉ को, कैथरीन को, और फिर कैथी बच्ची थी जो। जी जी। तो वुदरिंग हाइट्स, जिस पर इसकी बड़ी नजर थी, बड़ा रश किया करता था, और इसकी ख्वाहिश थी कि एक वक्त आए कि मैं वुदरिंग हाइट्स, जहां मैं गोबर साफ किया करता था, जहां मक रेकिंग और सफाई किया करता था, वहां का मैं मालिक बनूं। तो सचमुच मालिक बन जाता है। लेकिन बड़ा लाजवाल फिक्रा वो लॉकवुड का है, जो इसका टेनेंट होता है। वो कहता है, जब मैं छोड़ के जा रहा था ना, तो मुझे उस वीरान घर में सिर्फ 3 कब्रें नजर आई, एक कैथरीन की, दूसरा हेंडले की, और तीसरी मौसूफ की, हेथक्लिफ की। जिन्हें भी इस नावल पैर पाया वो बचिया नहीं, सारा नावल तो खंग खंग के तो लिखा सू। अच्छा, कहते हैं ये कुकिंग बहुत अच्छी करती थी। और तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैं कुकिंग कर करके ना सबको खुश करती थी। मेरी बहनें बहुत खुश होती थी। नहीं तो आप बोलती किस तरह? मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं बीमार हूँ ना थोड़ी सी। इन्हें दवाइयां दे दे के मेडिकल स्टोर वाला बीमार हो गया। अच्छा, हेंडले तुमसे क्यों इतनी नफरत करता था? एक गलती मेरी समझ नहीं है कि मैंने ना नफरत क्यों करता है। मेरा ख्याल है उसकी वजह यह कि एक तो वो लड़की का भाई था, ऊपर से तुम एक अनघड़ से, बदमिजाज से, बदतमीज से आदमी। उतो तेरा मुंह बेल चेयर गए। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਓ दस्या गया छोटे होंगे मैं बड़ा सोहना होंदा था। अच्छा, जब तुम लिंटन्स के यहां गई चोरी छुपे जासूसी करने, तो कुत्ते ने तुम्हें पकड़ लिया था, तुम कैसे भाग गए बे? मैं दौड़ गया सी और मेरी कुत्ते नाल वाकफियत सी। वैसे सच पूछे तो इस कहानी का एक जो गेम चेंजर था वो कुत्ता ही था। वो ना इसको काटता, ना ये बुजदिली दिखाकर वहां से भागता, और ना लिंटन्स इसे अपने घर ले जाकर कैथरीन की सेवा करते, ना ये वहां पे रहती और उनका रहन सहन देखती, उनसे इंप्रेस होती। अब बेड़ा घर को उस कुत्ते का मैंने पहले शक सी ना, बच्चे कुत्ता पाउन की लोड़ की सी। अब बोलती नहीं बतख जी यार। अच्छा जी, ये शायरा भी थी। शायरी भी करती थी इमली। इमली क्या होता है यार? मेरा नाम इमली नहीं है, एमली, एक गंजी खुसरी। ये जुगत कर दे नहीं, तेन खंग आई हूं। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद रात आज की फिल्म है बहारो फूल बरसाओ, और जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं, इसकी लिरिक्स लिखी शेवन रिजवी ने, निहायत खूबसूरत कंपोजिशन नाशाद की, गाया मसूद राना ने, पेश करने है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। मुझे अपने रब से आस के मेरा प्यार मिलेगा। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स।
आज हम बड़ी देर बाद ये सेगमेंट रिज्यूम कर रहे हैं। 2-4 क्वेरीज हैं। एक तो ये कि आपने जुनैद जमशेद का वाकया सुनाने का वादा किया था, तो हुजूर वो मुझे याद है, उसका तज़किरा आगे चल के करते हैं। दूसरी क्वेरी कनाडा से मुताल्लिक है कि कनाडा वाले शोज किन मराहिल में हैं। तो उस हवाले से गुजारिश ये है कि जब से हम पाकिस्तान वापस आए हैं, एक तो वो कंप्लीशन के मराहिल से गुजरते रहे, तकरीबन तमाम के तमाम एपिसोड्स जुड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट फिनिश भी हो चुके हैं और यूं समझिए कि रेडी टू गो हैं। लेकिन हमने इन्हें रोके इसलिए रखा कि मुल्क की सूरत हाल, सियासत की सूरत हाल खासी बेयकीनी का शिकार रही और ऐसी सूरत हाल में करंट अफेयर्स को हमेशा फौकियत दी जाती है। तो बेयकीनी के बादल जो ही छटते हैं, हम और नहीं तो एक एक करके एक एपिसोड वीकली के हिसाब से दिखाना शुरू करेंगे। दूसरा मामला है जुनैद जमशेद का। जुनैद जमशेद को जितना भी याद किया जाए कम है। बहुत खूबसूरत इंसान, फनकार तो खैर वो बड़ा था ही, लेकिन अक्सरियत शायद ये ना जानती हो कि वो इंसान कितना बड़ा था और इसका मजहबी मिलान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे उसके अंदर के इंसान को करीब से देखने का मौका उस वक्त मिला जब वो बाकायदा म्यूजिक में धंसा हुआ था। तो उन्हीं दिनों मैं भी एक प्ले तैयार कर रहा था। ये मेरा दूसरा प्ले था। नकाब के फौरन बाद फनकार के दिनों की बात है कि फनकार में एक कैरेक्टर ऐसा था, जो मेन कैरेक्टर था, वो एक सिंगर था जिसे देखते ही देखते बड़ी शोहरत मिलती है और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। मैंने रोल मॉडल के लिए जुनैद जमशेद को पिक किया क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट उस वक्त भी वही था। और पॉप म्यूजिक के बैनर तले जितने गाने आए हैं, मैं आज भी समझता हूं कि जुनैद जमशेद के वाइटल साइंस के वो गाने आज भी टॉपर्स हैं। चुनाचे मैंने वो टॉप के 2 गाने अपने ड्रामे में डाल दिए। सर वो गाने कौन कौन से थे? एक तो था ये शाम फिर नहीं आएगी, और उसके जुदा होने के बाद ये गाना और ज्यादा बामानी हो गया है, और दूसरा था सुन जाना। चुनाचे मैंने जुनैद जमशेद को फोन किया। ये बात आज से तकरीबन 19-20 साल पुरानी है, 1998 की, क्योंकि उन दिनों कॉपीराइट्स का बड़ा तज़किरा था, ये कानून भी आ चुका था और कदम कदम पर खदशा भी रहता है कि आपको चैलेंज ना कर दिया जाए। मैंने फोन किया और मैंने गुजारिश की कि जनाब मैं ये एक ड्रामा बना चुका हूं, तकमील के मराहल से तकरीबन गुजर चुका है और इसके मेन कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए मैंने रोल मॉडल आपको रखा है और आप ही के 2 गाने मैंने इसमें डाले हैं और अगर आप इजाजत दें तो मैं शामिल कर लूं, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि पे करने की पोजीशन में ना मैं हूं ना मेरा प्रोड्यूसर है। तो मैं चूंकि राइटर डायरेक्टर था उस ड्रामे का, इसलिए फोन करना मेरा ही बनता था। उन्होंने कहा अच्छा जनाब ठीक है, आप ये बना रहे हैं, नाम क्या है इसका? मैंने कहा जी फनकार। अच्छा नाम तो अच्छा है, तो मेरे ऊपर है ये। मैंने कहा नहीं, वो कैरेक्टर ऐसा है कि जिससे मैंने इंस्पिरेशन आपसे ली है। कहने लगे अच्छा क्या है, क्या कैरेक्टर कैसा? मैंने कहा जी वो पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, वो तकरीबन विलन का, बल्कि एक बड़े मीन और बड़े लालची शख्स का कैरेक्टर है। क्या खूब, तभी तुम मुझसे मांग रहे हो ये। कि यार ये तो आप कमाल कर रहे हैं और ये तो ज्यादती हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और गाने वो जो अभी तक हमने प्रॉपरली उन्हें मार्केट ही नहीं किया। तो मैंने कहा फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? यानी आप यूं करें कि इसमें कुछ तब्दीली कर सकते हैं आप। मैंने कहा तब्दीली अगर मैं कर भी सकता तो मैं इनकार कर देता, मैं तब्दील नहीं करूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपके गाने दोनों ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने लालच नहीं किया, और आपने भी जो एतराज किया ये आपका हक था। मुझे इसकी भी खुशी है कि मैंने आपसे इजाजत ली। मैंने कहा बात सुने, आप सीरियसली उसमें तब्दीली नहीं करेंगे? मैं कहा जी बिल्कुल नहीं करूंगा। इस सेट कि आपका ड्रामा इंजर होगा। मैंने कहा होने दे। अच्छा फिर आप चला लें। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा मैं खुद एक फनकार हूं, मैं किस तरह बर्दाश्त करूंगा कि आपका किया कराया काम मेरी वजह से खराब हो। उस दिन से मैं कायल हो गया था कि जुनैद जमशेद पर अल्लाह ताला ने ये जो कर्म किया ना, देखिए उस दौर में हजारों लोग इस फील्ड में आए, बड़े बड़े फनकार, पढ़े लिखे, ये
पढ़े लिखों की एक फौज थी जो म्यूजिक में, फिल्म में आए, और उनका सरखेल जुनैद जमशेद था। मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने इतना करम उस पर क्यों किया। और ये जो तवक्कल करने वाले लोग होते हैं ना, सिलानी लोग होते हैं, हालांकि बड़ा मॉडर्न आदमी था, लेकिन सच पूछें तो मॉडर्न दरवेश अगर किसी ने देखना हो तो उस दौर का जुनैद जमशेद था। और फिर वक्त ने साबित किया, देखिए वो कैसे दूसरी तरफ आ गया। और ये भी मैं समझता हूं कि ये भी अल्लाह को उस पर करम था। और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला के खजानों में से बेहतरीन तोहफा, नंबर 1 तोहफा हिदायत है। और वो खुशकिस्मत था जिसे अल्लाह ताला ने ऐन जवानी के वक्त, उसके प्राइम टाइम में हिदायत दी, और उसने यू टर्न लिया। और यू टर्न लेने के बाद उसने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी मरियम। खबरदार के रांझे की गैर हाजिरी पर पंचायत बरहम, मुखालिफों का एहतजाज। देख लांगे असी भी, साडे लिए भी नवी गल नहीं हैगी, एडी पंचायत लाई है, देख लांगे। ये क्या मच्छी मंडी बनी हुई है? साहब बहादुर, ए साडे पंचायती ने ते साडे नाल आए ने, इन्हां ने साडी शराफत नु कमजोरी समझ लिया है। क्यों भाई? जनाबे अली रांझा बच गया है। किधर है वो? दौड़ गया जी इथों। क्यों भाई, वो भाग गया मोटा? वैसे नस नहीं सकता गया राम राम नाल ही। ਅਸੀਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਓਏ ਚੌਧਰੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਰਾਂਝਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, राजा साहब ने टाइम दिता, टाइम दे के इत्थे नहीं आया। क्यों भाई, पंचायत में क्यों नहीं आया वो? मैं तो आप बड़ा हैरान हूं, उन्हें मैंने समझा ही कुछ नहीं। आफ्ताब, इसी से साबित हो रहा है कि रांझा झूठा, वो भाग गया यहाँ से। रांझे, तुम कल भी झूठे थे, तुम आज भी झूठे हो, और तुम समझते हो कि ये 19 करोड़ आवाम जो बेवकूफ है, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कान खोल के मेरी बात सुन लो। रांझे, रांझा उत्थे किते लुकिया तो नहीं होया। ਇਹ ਸੱਚਾ ਜਨਾਬ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾयत ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਨਾਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਲਕੇ ਤੇ। नहीं, ये अगर पंक्चुअल है, टाइम पे पहुंचा है पंचायत में, तो इसका मतलब है वो मोटा फ्रॉडिया है। साहब बहादुर, तुसी मेरे रांझे नु फ्रॉडिया नहीं कह सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आया क्यों नहीं है। ओ नहीं आया ते की होया साहब बहादुर, असे ते इत्थे ही मौजूद है ना। और टंग लो जेड़ी सूली ते सानू टंगना जे। आहो टंग लो, कोई गल नहीं हैगी। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ अच्छा ये बोलते थे, सारे बोलते थे। और बात सुनो, ये तुम्हारे जो हवारी है ना, ये गैर जरूरी तौर पे बदमाशी करते हैं यहाँ पे, इन्हें को चुप रहे। ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ नहीं करते साहब बहादुर, ਇਹ बदतमीजी करता तो फिर बोलते ने। मैं कोई बदतमीजी की? हाँ, तुम क्यों उसके साथ लड़ने जाते हो उधर? तो क्यों ना जाऊं मैं? तो डरदा की करेगा तू? दस मिनट भाई, मैं तो समझना कि सादे खेड़े की गल च वजन है। जेड़ा रांझा इत्थे नहीं ना आया, जरूर दाल च कोई काला है। दाल च काला भी है और कुछ मोटा भी है। हो सकता है रांझा रोटी खांडे हो बार यार। और गल सुनो, ये हीर ने अज दाल कढ़ाई है, क्यों नहीं बोल रही? हाँ जी, आप क्या कहती हैं? मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ, वो कमबख्त मारा पता नहीं कहाँ रह गया है। नहीं तो फिर क्या सोचा क्या है? मुझे तो इसकी बातों में बड़ा वजन लग रहा है। जैसे राजा साहब कह रहे हैं ना कि इसकी बातों में वजन है। आज हीर दा माइंड कुछ चेंज हो रहा है। आज भी माइंड चेंज हो रहा है कमबख्त। पिछले हफ्ते भी यही बोला था मैंने। क्या बोला था? ए लो, तुम्हें भी याद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं याद। क्या कहा? क्या इन्होंने जेड़ी गल दी सैलरी मिल जाती भूल जाते ले। मैंने ये कहा था कि कुछ ना कुछ होता है तो लोग बोलते हैं ना, ऐसे तो इल्जाम नहीं लगता। और यही वजह आज आप सदे खेड़े के साथ बैठी हैं। मैंने सोचा जरा इसके साथ बैठ के देखती हूँ। तो फिर कैसा पाया तुमने? बंदा मुनासिब है। मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बेलाखिर तुम्हारी छोटी छोटी आंखें खुली तो है ना। अच्छा, इधर लड़ना ना अगू बड़ी बदतमीज है। बुलाओ किथे साहब बहादुर, रांझा किथे ਤੁਹਾਡਾ? ओए तमीज ना गल की कर लेगी तू है? पता नहीं की बच्चा। भाभी जे कमे तो मैं सिलेंडर का दूसरा टायर भी पंचर कर दिया। मुंह संभाल के गल कर, खंबे जाया। ओए मेरे तो जाया ना हो जाइए। की करेगा तू है? ओए मैं दसा, आओ मैं तो दसा। ओ तुम बदमाश हो, तुम्हारी ऐसी कितना सी।
ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ रांझे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें बाहर नहीं दूंगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, ये फैसला होगा रांझे। ये मेरी बात कार खोल कर सुनो। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਲੇ ਜਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ वो सादा जी थक ना जाना देखो कैसा मर्द है थोड़ा सा बूढ़ा लेकिन हिम्मत क्या खूब दिखाई है उसने। हीरे मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। असल में सादा वर्जिश बड़ी करता है ए कमले तरह भजदा फिरदा हुंदा है। अच्छा तुमने फिर माइंड चेंज कर लिया अपना? रांझे भी तो बेच चुकी हूँ मैं लानत, आहा। जब भी मौका होता है भाग जाता है। हीरे मैं कभी नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरे से भागा ही नहीं जाता। साहब बहादुर रांझा दौड़िया नहीं, किसी वजह तो नहीं आया। ਉਹਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ नहीं ਰਹਿੰਦਾ। टके का काम नहीं करता वो, 100 काम होते हैं उसे। चुप करनी मीसणीए, तेरा भी ਉਹਨੂੰ बहुत ही गमी। ए लो मेरा कौन सा काम हो गया? ए लो चंगी भली गल टुर रही होंदी ए लो। वैसे भाभी बड़े अफसोस की गल है, लोग सर्दियों च रजाइयां बनाते ने, इन्हें कुर्ता बनवा लिया। सारे वेख लगता पिंड दे बाजियां वाले ने और तू फेर बोले आ लंगड़िया और तेरी ये मजाल और तू मैनू लंगड़ा मासूम चचा आज तू पिटेगा उससे। यार तू इतने जवान क्यों है? और तख्त हजारे दा हर बंदा पूरा रेछे। और तो ऑर्डर के रिच बड़े देखे ना मैं। ये देखे नहीं बोलते प्यो जी राजा साहब मैं तो कहती हूँ बात को बनने लगाओ, पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका है। हीरे तुमने एलो नहीं कहा, ए लो। एलो। अच्छा जी हीर खुद कह रही है बात को बनने लगाया जाए, हाँ जी। तो इसका मतलब है हीर तैयार है सैदे खेड़े के साथ जाने को? हाँ जी मैं तो तैयार हूँ। बड़े अफसोस की बात है, बेवफा नहीं हो तुम। ए हीर ही करप्ट है सर। इसमें अफसोस की क्या बात है, वो कमबख्त महाराज जब भागेगा तो मैं तो यही करूंगी ना। एलो। साहब बहादुर ए हीर ते साडे रांझे दे काबल ही नहीं सी। और तू फिल्मी सीन ना ऐसे कर बहुत ही बात करी जा रही है। ओए जुबान संभाल की करेगा भाई की करेगा? अच्छा मैं इस पे हैरान हूं, हालांकि लंगड़ा है लेकिन फुर्तीला देखो कैसे उसके चुंगल से बच गया। सारी उम्र असली कौडी खेड रहे हैं यार मैंने तो कोई समझ नहीं आ रही तुसी अजीब जा लोग हो। और इसमें समझने की क्या बात है राजा साहब, क्यों आपकी समझ बात नहीं आ रही? सीधी सी बात है। अच्छा मेरी आंख ना कट रही एक लत खराब हो तू आंख खराब हो जाए। वैसे एक बात बताओ मुझे? और जो तेरे पीछे कैमरा मैन उससे बात कर रही हूँ। हाँ जी क्या फरमा रही हैं आप? बात जूं जूं खटाई में पड़ती जाएगी ना, इसमें पता है किसका फायदा है? किसका? उसी मोटे का और किसका? चुप करनी मीसणीए कुकिए। जैसा बदतमीज वो था ना वैसी इसकी भावज है। ये बावज कोई नवा आइटम है। अब तू भी बात कहना बोल ही रहे जबान खिंच लांगे। अरे तेरी ये मजाक तू मुझसे बात करेगा? हीरे तू चुप रहे असि मर गए हैं और की मसला की है तेरा? भाई की गाल सुन एक मिनट बस इन्हें नीट याद आया उन्हें मेरी दूसरी लाफी बन देनी आई। ओए अपने मस्टंडिया नु लेके बाहर हो जाए। रुको साहब बहादुर जे ए जाएगा तो चौधरी भी नाल ही जाएगा। मुझसे क्या पूछ रहे, राजा से पूछो। राजा साहब चौधरी भी कटो तो फिर चलो चलो तू भी बाहर चल। अच्छा मैं पहले चला जाना इन्होंने 2-3 मिनट बाद भेजना वजह इन्होंने मैंने फद लेना बाद। ला साहब बहादुर साडे सीने च ठंड पै गई है, साडे बंदियां नु बाहर कट के। तुम्हारे ही बंदे नहीं बाहर निकले, कह दो बेचारा भी तो निकल गया। अच्छा उन्होंने वो बंदा ही नहीं समझते। और साडे बंदे बड़े ही अथरे ने साहब बहादुर। इन अथरों को जब जूते पड़ते हैं ना, फिर को अथरा उधर दौड़ रहे होंगे को उधर दौड़ रहे होंगे। राजा साहब हमें भी बदतमीजी बात आती है, आप इसकी जुबान को लगाम दें। वे किसी दी की मजाल है कि साडी जुबान नु लगाम देवे। वाकई बहुत बेलगाम जबान है इसकी। ये लोग तो क्या ही नहीं। ए लो अब तुम भी रह गए थे। अच्छा उधर ऑडियंस भी ये लो गई जा रही। रांझे तू बात तो सकता है, छुप नहीं सकता, और याद रख एक दिन तुझे मैं पकड़ूंगा, तेरे पीछे होगा राजे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बता रहा हूं तुझे मैं। तुझे इजी होके बैठो इंजी बोल रहा है। अरे मुझे भी दिखाओ कहाँ है कमबख्त मारा। वैसे राजा भाई
क्या हो क्या गया है, कुछ ना कुछ तो हल निकालिए। अच्छा राय साहब नु खोखे वाले समझ रही राजे भाई 2 5 तो लगा दिया हीरे तेरा पलट जाना कुछ समझ नहीं आ रहा वजह की है भाई इंसान को किसी वक्त भी होश आ सकती है, बस मैंने भी होश के नाखून ले लिए। हीरे बड़ा तेरा गट्टे दी चिड़ियल का मुंह है ਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੀਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਏਲੋ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਪੀਂਗ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੁਕਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਓਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ ਹੋ। और क्या दिखाया तुम्हें, क्या देखना है राजा साहब? अरे बात सुन, कोई जख्म का निशान है तो वो दिखा दे इसको। वैसे मैंने तो एक नई बात सुनी है, वो क्या? वो कमबख्त मारा प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है। राजा हाँ, वो क्यों? अपना चेहरा चेंज करवा लेगा, पकड़ा ही नहीं जाएगा, सारे सबूत खत्म। चलो चेहरा चेंज करा लेगा विड किवें चेंज कराएगा मोटे बड़ा है वो 5-7 ट्रैक्टਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ लगने ने तुम्हें किसने कहा है कि टायर प्लास्टिक का बनता है? वो रबर होता है, रबर। प्लास्टिक और चीज है। अच्छा प्लास्टिक अच्छा किथों मिलेगा राजा साहब रौला इन्हां दोनों पार्टियां दा साडा की कसूर है? ਓਏ ਚੁੱਪ ਦਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ। हाँ जी, क्या आइटम पेश करेंगे आप? ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ किसका? ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ अदीब। हाँ जी। दारो एक गल मेरी कान खोल के सुन ले। हाँ मैं भी उसे मां दा पुत्रा जिंदी थी तू है। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ओए पुत्रा मेरी हवेली नु जे छन पई ते इथे कोई भी नहीं बचना जे। ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ये सावन का जिन्न है। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ सुधीर, ਓਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਐਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਟਮਾ ਕਰਦੇ ਭਾਬੀ ਕੋ ਐਟਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ क्या? ਰਾਂਝਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਆ फिर ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ आराम से बैठ बे, स्टूपिड कहीं का। हाँ हाँ तुम मुझसे शुतुरमुर्ग कह रहे हो तो मैं शुतुरमुर्ग लगता है वो? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ मुंह बेइज्जत कर सादे, वैसे लगते तो हो। और रांझे मैं अब भी कह रहा हूँ सुधर जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ठीक हो जाओ रांझे। मेरी बात सुनो, वो सुधरा हुआ है, सुधरा हुआ है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕੈਦੋ ਦਾ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਹੈ यदि नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।